बाजार बोलता है। क्या बोलते हैं एफआईएस के डेटा, क्या बोलते हैं ग्लोबल इंडिसेस, क्योंकि काफ़ी कुछ खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाज़ारों पर पड़ रहा है। तो एक बार पहले एफआईएस का डेटा देख लेते हैं फ्राइडे के सेशन में किस तरह का देखने के लिए मिला। तो एफआईएस और डीआईज ने अगर हम देखें तो लगातार वही ट्रेंड बना रहा जो कि पूरे वीक में हमने देखा। एफआईएस खरीदारी करते हुए दिखाई दी है, डीआईज अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दी है। हम कह सकते हैं कि सेलिंग डीआईज की तरफ से आती हुई दिखाई दी। हालांकि मैसिव बाइंग है तो इसको प्रॉफिट बुकिंग ही कहे जाना ठीक है। 462 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग की इंडियन मार्केट में। एफआईएस ने करीब 1506 करोड़ की बाइंग की है। आज ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडेन, उन्होंने अपना प्रेसिडेंसी पद से नॉमिनेशन वापस ले लिया है। अब कमला हैरिस उनकी तरफ से चुनाव लड़ेंगी, तो ये एक अच्छी फाइट होती हुई दिखाई दे रही है यूएस में। हालांकि यूएस मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में। शंघाई में करीब 0.25% की गिरावट देखने के लिए मिली है। इस पर भी यहाँ से भी एक बड़ी खबर आई है, उस पर बात करेंगे। हैंसेक में करीब 0.25% की बढ़त। निकाई और कोस्पी यहाँ पर भी लाल निशान देखने के लिए मिला। डीप रेड है, करीब 1.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। गेनर्स लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। कहाँ पर गेन दिख रहा है तो अनंतराज यहाँ पर करीब 11% की तेजी देखने के लिए मिली है। शिपिंग कॉर्पोरेशन आउट ऑफ द ब्लू करीब 9% ऊपर आता हुआ, क्योंकि लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही थी इस काउंटर पर। ग्रेविटा करीब 8% ऊपर है। आईएफसीआई यहाँ पर करीब 7% की तेजी। श्नाइडर इलेक्ट्रिक यहाँ पर करीब 6% की तेजी इस समय दिखाई दे रही है। साथ ही लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं कौन से आज के टॉप लूजर्स हैं। तो विप्रो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आए थे, ठीक ठाक आए थे, लेकिन आउटलुक इतना अच्छा नहीं था। काउंटर पर रिएक्शन है। किर्लोस का न्यूमेटिक यहाँ पर करीब 6% की गिरावट। आनंद राठी करीब 5%, फिनिक्स लिमिटेड करीब 5% और कैनफिन होम यहाँ पर करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कुछ ग्लोबल खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट हमने दुनिया भर के बाज़ारों पर देखा है आज मॉर्निंग से ही। सबसे बड़ा जो खबर थी वो यही थी कि जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने चुनाव में राष्ट्रपति बनने की दौड़ से अपने नाम को बाहर कर लिया है, वापस ले लिया है। और अब कमला हैरिस जो कि वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, अब ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी राष्ट्रपति पद के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट हो गई है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ट्रंप काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इनिशियल सर्वेज आ रहे थे उसके हिसाब से, और जो बाइडन को लेकर ये माना जा रहा था कि वो हारते हुए दिख रहे हैं, तो इसीलिए उनकी पार्टी में काफ़ी विरोध हो रहा था। ये बात पिछले कुछ दिनों से चल भी रही थी और अब पुष्टि होती हुई। साथ ही अमेरिकी मार्केट में गिरावट ही देखने के लिए मिली। कच्चे तेल में भी तेज गिरावट देखने के लिए मिली। फ्राइडे के सेशन में करीब 4% गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर आज मॉर्निंग में, चीन ने अपने यहाँ पर दरों में कटौती की है, इंटरेस्ट रेट कट किए हैं 10 बेसिस पॉइंट्स के अक्रॉस द बोर्ड। ये एक मेटल सेक्टर पर आज नज़र रखनी होगी, क्योंकि चीन का रेट कट मेटल और कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट डालता है। साथ ही अगर देखें तो सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी निवेशक इस साल एफडीआई के तौर पर करीब $100 बिलियन का निवेश कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज वो 70 बिलियन तक का करते थे पिछले 5 सालों में, लेकिन अब $100 बिलियन का कर सकते हैं, क्योंकि चीन में वो इंटरेस्टेड नहीं है पैसा लगाने में। तो ये एक अच्छी खबर। सनी सर, बाइडन का नॉमिनेशन से बाहर हो जाना और साथ ही कमला हैरिस का फ्रंट पर आ जाना, ये अब एक अमेरिकन इलेक्शन हम कह सकते हैं कि क्लोज फाइट की तरफ बढ़ रहा है। और ट्रंप ने जो बोला, उनकी जो बातें थी, अभी तक मार्केट ये डिस्काउंट करने लगा था कहीं ना कहीं, कि ट्रंप ने बोला कि हम जो टिप में टैक्स, जो टिप पर भी जो टैक्स लगता है, एक जो सेल्स पर्सन है या कोई भी अगर कोई टिप मिलता है उस पर भी टैक्स लगता था, वो अब आपको पूरा मिलेगा। टैक्स कुछ नहीं लगेगा, टैक्स जो गरीब लोगों के लिए वो हटेगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो हमें जो एनर्जी कॉस्ट है उसको कम करना है। हमने देखा भी कि जब तक ट्रंप थे तब तक क्रूड ऑयल रिकवर भी नहीं हुआ था, जब से बाइडेन आए तब से क्रूड ऑयल नीचे नहीं गिरा है। सर, कैसे देख रहे हैं कि अब जब फाइट क्लोज हो जाएगी तो क्रूड ऑयल पर इंपैक्ट और साथ ही अमेरिकन इकोनॉमी पर इंपैक्ट? हाँ विवेक जी, डेफिनेटली जब तक इलेक्शन के आउटकम नहीं आ जाते यूएस में, अलग अलग नैरेटिव्स हम दोनों पार्टी की ओर से सुनते आएंगे। और वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी चुनकर आएगी। बट एक चीज एक 100% पक्का है कि अगर ट्रम्प या उनकी पार्टी से कोई प्रेसिडेंट बनता है यूएस में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट करने का की स्ट्रेटेजी हम आते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम ट्रम्प की जो हिस्टोरिकल अगर मैं ट्रेंड देखूं तो उनकी जो पॉलिसी रही है, जो नीचे के वर्ग के लोग हैं
उन्हें सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी देखी गई है हमने ऑलवेज, जैसे जॉब क्रिएशन हो गया, इन्फ्लेशन को कम करना है, आपने बहुत सही कहा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करना है। तो आई थिंक ये डेफिनेटली जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट होते देखेंगे। ट्रेड बैरियर हम लगते देखेंगे कि यूएस में जो इम्पोर्ट होते हैं शायद उसमें कहीं ना कहीं थोड़े ट्रेड बैरियर लग के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूएस में प्रमोट करने की स्ट्रेटेजी हम आते हुए देखेंगे। लेट्स सी, वक्त ही बताएगा कि कौन कौन सी पार्टी जीतती है और क्या स्ट्रेटेजी एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि इलेक्शन के पहले नैरेटिव बहुत सारे होते हैं, वादे काफी सारे किए जाते हैं और शायद पोस्ट इलेक्शन उसमें से कुछ चीजें इम्प्लीमेंट की जाती है और कुछ छूट जाती है। तो बेसिस दैट आई मीन, अगर मैं इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई उसके ऊपर कोई ट्रेड लेना चाहिए बेसिस दैट नैरेटिव। बट यस, अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, इंडियन इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, कुछ एक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उनको भी लेते हुए चलते हैं। नैन्सी जी ने बोला है, हेलो जेंटलमैन, विवेक जी प्लीज गाइड मी ए व्यू ऑन टालब्रो ऑटो, दिस इज शोइंग कंसिस्टेंट ग्रोथ, आई वांट टू नो एंट्री लेवल्स। सर, आप टालब्रोस ऑटो को ट्रैक करते हैं क्या सनी सर? जी 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 जी। जी सर, प्लीज व्यू दे दीजिए। या तो पहले अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करता हूं तो हमारा जो व्यू है, अगर थोड़ा सा लंबा होराइजन है किसी का 2 से 3 साल का, तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है। और इसी के चलते स्पेशली ऑटो एंसिलरी कंपनीज में व्यू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और गवर्नमेंट का सपोर्ट मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं बजट के थ्रू या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बना रहेगा। और रही टालब्रोज ऑटो की बात, तो डेफिनेटली मैं बने रहने की राय दूंगा टालब्रोज ऑटो में विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। जी मैम, आप बने रहिए। आप एंट्री लेवल्स कोई भी मार्केट में डिक्लाइन आता है तो आप उसको देख सकते हैं। रिनी जी का मैसेज है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर इसने गाइडेंस कट की उसके बाद से शेयर 10% टूटा, अब रेंज में फंस गया है 44 और 45, इसी रेंज में रहता है सर ये काउंटर। आपका व्यू कुछ है इस काउंटर पर? अगेन यस, कहीं ना कहीं एक जो ग्रोथ गाइडेंस है मैनेजमेंट ने कम की थी, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन हुआ था। आई थिंक मेरा क्या होता है ना, जो कंपनीज में पहले ओवर कमिटमेंट हो जाती है और फिर जब गाइडेंस कट किया जाता है तो सीट उसमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अगेन मुझे लगता है कि काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इससे कई बेहतर बैंक्स अवेलेबल है अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर लेना है, तो जैसे फेडरल बैंक हो गया, वन ऑफ द बेस्ट प्रोविजनल अपडेट अब तक के दिए थे, जहां हमने देखा था कि 18 से 20% की एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ भी आई थी। वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, क्लोज टू 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पर है। और जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है बाकी बैंकों के नतीजों भी देखेंगे, तो आई थिंक थोड़ा फेडरल बैंक रिलेटिवली सेफ बेट लगता है एट करंट जंक्चर एज कम्पेयर टू जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी, वैसे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, लेकिन आज चूँकि थोड़ा सा दिन भी काफ़ी क्रिटिकल है तो सर मुझे सवाल भी थोड़े से लेते हुए जाना पड़ रहा है। सुनीता चौधरी जी का सवाल है, नमस्कार विवेक जी। नमस्कार मैम, प्लीज़ व्यू ऑन माय बाइंग इन सुजलॉन 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2.85, ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड NHPC एट द रेट ऑफ 37.1, सजेशन टू मी, वाई व्यू लॉन्ग टर्म, लास्ट 7 डेज से पूछ रही हूँ। बिल्कुल मैम, आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सवालों के बीच में आपका सवाल शायद मैं नहीं ले पाया। सनी सर, पहले तो मुझे खुशी ज़्यादा है कि सुजलॉन में 2 रुपये 85 पैसे के 18,000 शेयर, वेरी इंटरेस्टिंग। एक रिटेल निवेशक किस तरह से देख रहे हैं। NHPC 37 रुपये के लिए हुए हैं, सर क्या करना चाहिए? आई थिंक दोनों ही स्टॉक में बने रहने की राय रहेगी, क्योंकि अगर मैं सुजलॉन की बात करता हूँ तो जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के, और जिस तरह से सुजलॉन में पिछले 2 से 3 सालों में टर्न अराउंड हुआ है, वेदर इट इज ऑन डिलीवरेजिंग और बैलेंस शीट, ऑर्डर बुक बिल्टअप, मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा प्ले है विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के। हालांकि जो जो अपमूव जो हमने देखा है 2-3 रुपए से अब तक की जो रैली है, शायद उस तरह का अपमूव अब आगे जाकर ना देखने मिले। बट मे बी अभी क्लोज टू फेयर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, 55 रुपीज का रेट है, 60-65 इज फेयर वैल्यू। बट अगर इनका होराइजन लंबा है 3 साल का, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा रिटर्न हम सुजलॉन में बनते हुए देखेंगे।
और रही एनएचपीसी की बात, तो एनएचपीसी में मैं थोड़ा सा जो सीजनलिटी इंडेक्स है उसके थ्रू अगर मैं प्ले करूं, तो मुझे लगता है कि मानसून वाले सीजन में जहां यूजुअली हाइड्रो पावर कंपनीज हैं दे टेंड टू डू वेल, तो एटलीस्ट एनएचपीसी में मेरी ये राय रहेगी कि 2 से 3 महीने के लिए बने रहिए, एंड देन उसके बाद फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी पोजीशन एनएचपीसी के लिए। बिल्कुल, तो मैम बने रहिए आप, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू जस्ट बॉट ऑल द शेयर्स एट ए वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, वेरी इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट सर, कुछ एक खबरें पर भी ले लेते हैं, कुछ खबरें ले लेते हैं। घरेलू खबरों में अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है सर। गुजरात में 84 लोगों को एक चांदीपुरा करके वायरस है उसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 32 मौतें भी हो गई हैं। ये थोड़ा सा डराने वाला डेटा हो सकता है कि इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट। सर कैसे देखना चाहिए ये वायरस के बारे में? आपने सर पढ़ा है, कुछ सुना है ये? क्योंकि मैंने भी कल रात ही देखा था को, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया शो में। एक्चुअली यस, मैंने भी कुछ आर्टिकल पढ़े थे कि जिसमें जो फ्लाइज होती है, जिसे मक्खी कहते हैं हम, जो बिल्कुल। कि बारिश के दिनों में ज्यादा होती है, उसके चलते उससे कहीं स्प्रेड हो रही है ये बीमारी। और स्पेशली जो 15 साल के नीचे के बच्चे हैं उनमें थोड़े बुखार और इनके सिम्टम के थ्रू ये बीमारी का डायग्नोसिस किया जा रहा है। आई थिंक यस, डेफिनेटली थोड़े डरने वाली बात तो है ही, क्योंकि बच्चों को जब कोई चीज बीमारी अटैक करती है तो डेफिनेटली डरने की बात है। लेट्स सी, आई थिंक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेगी, कुछ एडवाइजरी जारी करेगी हाउ टू कंट्रोल दिस। बट अभी बहुत छोटे पैमाने पर है, तो ऐसे अगर मैं इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डरने वाली बात है। यस, फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, जो आम जनता है उनके लिए डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं एक सतर्क रहने का समय है। स्पेशली गुजरात महाराष्ट्र में आई थिंक ये ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो लेट्स सी गवर्नमेंट की क्या एडवाइजरी आती है हाउ टू कंट्रोल दिस स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। बिल्कुल, जो लोग रेलवे और डिफेंस से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल हम अपनी अगली पेशकश में कवर कर लेंगे। सो कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर हो जाए। नेक्स्ट जो खबर है सर, वेदांता को बिहार और कर्नाटक में मिनरल्स के 2 ब्लॉक मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि सर जो लास्ट वीक इनका डेवलपमेंट आया कि इन्होंने QIP के जरिए पैसे जुटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए की बोलियां मंगाई, 23,000 करोड़ की आ गई, उसके बाद भी काउंटर क्यों टूटा सर? नहीं, मुझे लगता है कि लास्ट वीक थोड़ा मार्केट स्पेशली ऑन फ्राइडे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग मोड में था, और डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड रिस्पांस टू QIP हमने एक प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द बोर्ड देखी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदांता में ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अक्रॉस द बोर्ड हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखा है, एंड दैट इज द रीजन वेदांता भी करेक्ट हुआ। बट अगेन ये जो कैपिटल है वेदांता ने जिस तरह से कहा है कि इट विल बी यूज फॉर डिलीवरेजिंग ऑफ बैलेंस शीट, तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग कहीं ना कहीं आगे आते हुए दिखेगा। और जब इंस्टीट्यूशन की इतनी स्ट्रांग डिमांड होती है कोई पेपर को लेकर के, मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनके जो स्टडी है, उनका जो ड्यू डिलीजेंस है, उसके चलते जो आउटलुक है काफी अच्छा रहेगा। बट हालांकि हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि इंस्टीट्यूशन का जो आउटलुक है वो महीने 2 महीने का नहीं होता है, एटलीस्ट 3 साल का हॉराइजन रख के वो लोग कोई भी पोजीशन लेते हैं। और अगर मैं ओवरऑल कमोडिटीज की भी बात करता हूँ, प्रीडोमिनेंटली वेदांता अगर आप देखेंगे तो मल्टी कमोडिटी प्लेयर है। जिस तरह से यूएस में रेट कट की बात जारी हो रही है, कहीं ना कहीं हम डॉलर इंडेक्स भी वीक होते हुए देखेंगे, और कमोडिटी प्राइसेस के लिहाज से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक एक अच्छा मौका है वेदांता में बाय ऑन डीप रणनीति अपनाने का। मार्केट डेफिनेटली वोलेटाइल हुए हैं बजट के आसपास, तो बाय ऑन डीप की रणनीति अपना सकते हैं अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वेदांता में। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स वेदांता में रखना है। फ्राइडे की जो गिरावट आई थी उससे डरना घबराना नहीं है, कंपनी में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं और उन पर नज़र बनाकर रखनी होगी।